आज का पॉइंट रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। करें स्टार्ट। देखो, दो चीजें सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूची है। जबकि वर्तमान संविधान की मैं बात करूं, प्रेजेंट आज की तारीख में, तो वर्तमान संविधान में है 12। कितनी? 12 अनुसूचियां। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जब संविधान लागू किया गया तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, क्योंकि मूल संविधान वही है। और वर्तमान में समय समय पर इसके अंतर्गत संशोधन करके 4 और जो जोड़ दी गई, 12 हो गई। जिसमें 12वीं जो अंतिम जोड़ी गई थी वो 1992-93 के बीच में, 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब एक एक अनुसूची की हम बात करेंगे, कौन से अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है, किन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं अनुसूची 1। कौन सी? अनुसूची 1। अनुसूची 1 का ध्यान रखना कि अनुसूची 1 में यह कहा गया है कि इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूरे एक देश का निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं भारत। जिनका उल्लेख है राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8। संख्या ध्यान रहेगी। इसके बाद में मैं बात करूं दूसरी अनुसूची, अनुसूची नंबर 2। पहले समझ लो क्या याद रखना है। अनुसूची 2 की मैं बात करूं कि अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, तो ध्यान रखना अनुसूची 2 में कहा गया है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, संविधान के अंतर्गत जितने भी पद दिए गए हैं संविधान के तहत, उन पदों के बारे में लिखा गया है और उन पदों के वेतन और भत्ते बताए गए हैं। संवैधानिक पदों पर आने वाले व्यक्तियों के क्या बताए गए हैं? वेतन और भत्ते। संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। अब संवैधानिक पद में कौन कौन से हैं? तो जैसे मैं बात करूं संवैधानिक पदों में, जैसे राष्ट्रपति हो गया है, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया और महालेखा परीक्षक हो गया, महालेखा परीक्षक आदि। जितने भी पद संवैधानिक दृष्टि से दिए गए हैं उन सभी पदों के वेतन कितना मिलेगा और उनके भत्ते डीए वगैरह कितने मिलेंगे, वो सारी चीजें अपने को इसमें मिलेंगी। नंबर 3, अनुसूची 3। अनुसूची 3 के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख है कि भाई राष्ट्रपति की शपथ कौन लेगा, प्रधानमंत्री की शपथ कौन लेगा, राज्यपाल की शपथ कौन लेगा, मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी शपथ कौन लेगा। तो संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में। ध्यान रखना, अभी हाल ही में शायद
ये पेपर लगा था अभी वीडियो का, उसमें अनुसूची का एक क्वेश्चन दिया है, जो फर्स्ट पारी लगी थी हमारी, उसमें ध्यान रखना इस चीज का। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, केवल आपको चीजों को याद रखना है कि कौन सी चीज किस में कही गई है। तो संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख, संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख किया गया है इसमें। ज्यादा नहीं, एक एक जो मेन पॉइंट वही याद रखना है। जैसे आपको पूछ ले राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमें किस अनुसूची में दिया गया है, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पद के लिए अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। रहेगी बात याद। ऐसे ही न्यायाधीशों के बारे में पूछ ले कि न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में, देखो बच्चों को उलझाने के लिए क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आंसर अपने आप आएंगे। बच्चा क्या करता है, जिसको रट लेगा संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख। अब इसको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का, महालेखा परीक्षक का, न्यायाधीशों का पद जो होता है संवैधानिक रूप से, उन सभी पदों की बात किसमें हो रही है, अनुसूची 3 में, जिसमें उनकी शपथ का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हम अलग से पढ़ेंगे सभी के, ठीक है। इसी के बाद में लेते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा के लोग। तो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। इस चीज का उल्लेख किया है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। जैसे हम कहते हैं राज्य मंत्री, तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा, जो केंद्र में भी हो सकता है और राज्यों में भी हो सकता है। और राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मंत्री होंगे वो राज्यसभा से आएंगे, जो संसद में बैठेंगे राज्यसभा के अंतर्गत, और अपने तमाम जितने भी मुद्दे होंगे अपने क्षेत्र के वो सारे उठाएंगे। लेकिन बहुत कम उठाते हैं मुद्दे, बहुत कम उठाए। राज्यसभा वाले तो सोने ही जाते हैं, मेरे को जहां तक लगता है? पागलों की तरह लड़ने वाले लोकसभा वाले जाते हैं। इसीलिए तो मूर्खों का सदन कहा है इसको, लोकसभा को, जबकि विद्वानों का सदन राज्यसभा होता है। वरिष्ठ सदन राज्यसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा, बाकी लोकसभा के लिए लागू होती है। अनुसूची 5, अनुसूची 5 SC ST के लिए स्पेशल, ST SC के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। विशेष प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख, स्पेशल है इनके लिए कि भाई प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत इनकी हिस्सेदारी। आप किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी विभाग में चले जाओ, वहां पे आपको सभी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी के लोग हो जाएंगे तो वो आसपास के क्षेत्रों को जीने नहीं देंगे, वर्चस्व चलाएंगे अपना। इसीलिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना खास तौर से, तो उसके अंतर्गत आप क्या पाओगे, सभी वर्ग के लोग होंगे ताकि समानता बनी रहे। और वर्तमान में तो अभी आपको पता होगा कि भारत जैसे देश में क्या हो रहा है। आए दिन पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत और यूपी बिहार में क्या हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार। कोई घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहा, कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा, कोई मूछ नहीं रखने दे रहा, कोई पानी नहीं पीने दे रहा, कोई क्या नहीं कर रहा, क्यों क्या नहीं कर रहा। लेकिन 15 सालों के अंतर्गत ये चीजें वापिस क्यों आई जो खत्म हो चुकी थी। डिवाइड,
रूल कहता है कि अगर आपको लंबे समय तक सत्ता प्राप्ति करनी है तो लोगों को बांटना शुरू कर दो। लोग बट जाएंगे, इनके विचार भी बढ़ जाएंगे। इसलिए ये कहां चले गए? आजाद समाज पार्टी चले गए। आया ना वो एक चंद्रशेखर आजाद, कमाल का आदमी। वैसा भी उसकी जीवनी पढ़ना हो तो उसके बारे में पढ़ना है एक बार कि मैटर कैसे उठा ये, और ये भीम आर्मी कैसे बन के सामने आ गया। कुछ तो किया होगा, भोकाल है। क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए किसी व्यक्ति का समय समय पर आना जरूर हुआ है। जैसे हम सत्युग कलयुग की बात करते हैं ना, प्राचीन पौराणिक कथाओं की, तो उसमें भी जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई आता है। अभी आप देखो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, चाहे वो अपनी सबसे प्राचीन पार्टी कांग्रेस ही क्यों न हो, उन्होंने भी मुद्दा क्या उठा रखा है? संविधान को बचाने का। तो अभी वैल्यू किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की है। किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की है। सारी पार्टियां इसके पीछे क्यों है? क्योंकि संख्या में सबसे ज्यादा ये लोग हैं और सबसे ज्यादा वोट इन्हीं के पड़ते हैं। आज जयपुर में भी देखोगे ना तो सबसे ज्यादा आपको एसटी मिलेगा। बड़े बड़े जो कॉलोनियां हैं उनमें भी आपको ऐसे हैं, क्योंकि उस समय जब ये गांव में थे तो गांव में इन्होंने अत्याचार देखा, और उस जमाने में ये छोड़ छाड़ के शहरों की तरफ रुक कर गए कि शहरों में क्या नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। इसी वजह से आज ये शहरों में है। तो विशेष प्रावधान कहां किया गया है इनका? अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया है। अब इसके और भी कई कारण हैं। आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, जो राजीव गांधी के समय शायद कंट्रोवर्सी हुई थी, एसटी, वो कहते हैं ना एससी एक्ट। ये जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय नहीं था पूर्ण रूप से लागू। उस समय पूर्ण रूप से लागू नहीं था। लागू करने का रीजन था। रीजन क्या था कि 1984 के आसपास जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी शायद, तो उस समय एक डाकू महिला थी जिसका नाम था फुलन देवी। बाईस लोगों ने इसके साथ रेप किया था इसी के गांव में, और इन 22 लोगों को फुलन देवी ने गोली से मार दिया था बाद में। अब उस समय का जो प्रधानमंत्री था उसने देखा कि भाई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उच्च जाति और निम्न जातियों में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसको खत्म कैसे करें? तो खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? ये लेके आए। और ये इन लोगों को कब समझ में आया? जब ये पढ़ने लगे। नहीं, ये लाने के बाद भी ध्यान नहीं था इस चीज का। तो ये तो बाद में दूसरी पीढ़ी पढ़ी ना, तब इनको समझ में आया कि हमारे लिए क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे आज सारे लोग दाव लगा रहे हैं। हाँ, मालूम है भाई, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों न हो। नहीं पता हो तो अमेरिका का पढ़ना, नेफ्रो अमेरिकन, श्वेत और अश्वेत अमेरिकन, वहां पे भी था भेदभाव। लेकिन जब वो पढ़ने लगे अश्वेत, ब्लैक अमेरिकन जिसे हम बोलते हैं, तो बराक ओबामा जैसा व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति भी बना ना। अब वहां पे समानता, कोई भेदभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अमेरिकन, जो श्वेत अमेरिकन थे, वो इन ब्लैक अमेरिकन को क्या मानते थे? अफ्रीकन। क्योंकि वास्तव में अफ्रीकन ही थे, अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए थे यहाँ पे। लेकिन वो समय था, वो निकल गया। अब तो सब अपने अपने देश की अपनी अपनी सीमाएं लेके बैठा है। तो जो उस क्षेत्र में रह रहा है वो वहीं का निवासी है, तो बाहर कैसे जाएगा वो? अनुसूची, आवाज नहीं भी, अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या कहती है? देखो, यह कहती है कि भाई जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मिजोरम, कौन कौन से? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा,
कौन कौन से? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन सभी के अंतर्गत जो जनजातियां निवास करती है उनको विशेष प्रावधान दिया गया है एसटी एससी की तरह। यहां पे इन चारों के अंतर्गत जो जनजातियां हैं, जनजातियों को का विशेष प्रावधान दिया गया है। आज हिंदुस्तान में देखोगे 21वीं सदी के अंतर्गत तो ऐसी कई जनजातियां हैं जो आज तक ये मोबाइल नहीं जानते, मोबाइल क्या है, टीवी क्या है, नहीं जानते, एजुकेशन क्या है। इसीलिए तो गवर्नमेंट इनके लिए योजनाएं चलाती है ताकि इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसीलिए तो घर घर क्या खुलवाए, स्कूल, आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पोषण की कमी से बच्चे मर रहे हैं तो उनके लिए पोषण व्यवस्था करवाई जा रही है। किसी में किसी ये मान लो पदार्थों की कमी है तो उन पदार्थ को इनको मौजूद करवाया जा रहा है, इनको रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि ये कैसे भी करके मुख्य धारा से जुड़ सके और सशक्त बन सके और इस देश में अपना योगदान दे सके। है? एक समय ऐसा था कि आदिवासी पिछड़े लोगों को पता ही नहीं था। आज से 20 साल 10 साल पहले भी आप जाओगे तो उनके हक और अधिकार क्या, आज वो भी भाई साहब जानने लगे, खास तौर से झारखंड वाले लोग और बिहार वाले लोग। अब आप कहते हो पैसा, पैसे का एक उदाहरण देता हूं। एक तरफ है केरल और एक तरफ है बिहार, ठीक है। शिक्षा में सबसे ऊपर है, इसीलिए यहां के लोग बिजनेस करते हैं। अमीर भी है ये केरल। सबसे गरीब बिहार। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, माइनस में, बहुत नीचे, निम्न स्तर, निम्न कह दो, निम्न स्तर है। लेकिन आपको एक चीज पता है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस जो आते हैं वो बिहार से आते हैं। सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम केरल का है। 94%, मतलब 100 में से 6 बच्चे ही क्या है, अनपढ़ है। और यहां तो बहुत शिक्षा का निम्न स्तर है, फिर भी सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस इधर से निकल के आते हैं। ऐसा क्यों? अरे वही जिन्होंने शिक्षा का महत्व जाना है, समझा है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं बढ़े, भाई साहब आगे इतना बढ़ गए कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है। अपना इन्होंने एक अलग ही स्तर बना लिया। आप उत्तर भारत के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल देखो सब दक्षिण वालों के ही हैं, फोर्टिज, अपोलो, इन्हीं के तो है। पढ़ लिया करो कभी कभी न्यूज़पेपर भी, वहीं से निकलती है बातें। तो जनजातियों के विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है और एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान किस में है? 5 में। ध्यान रहेगी। अब देखो अनुसूची 7, अनुसूची 7, इसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र व राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां, अनुसूचियां ने 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहले भी मैंने पढ़ाई होगी आपको। पहली आती है संघ सूची,
दूसरी समवर्ती सूची, और तीसरी आती है राज्य सूची या प्रांतीय सूची। ठीक। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किसके अधीन होती है ये? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची को छोड़ दे कुछ समय के लिए और राज्य सूची पे आए तो ये होती है राज्य सरकार, इस पे कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो ये हो गई केंद्र प्लस राज्य सरकार के अधीन। इसमें वो विषय शामिल है जिन पे दोनों विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार काम कर सकती है। जैसे मनरेगा सुना है आपने नाम, वो समवर्ती सूची का ये पूरे भारत में चलती है, राजस्थान में भी चल रही है और राजस्थान में भी चल रही है और पूरे भारत में भी चल रही है, अलग अलग जगह पे। तो ऐसे साझा विषयों पर कानून बनाने के लिए क्या बनाई गई है? समवर्ती सूची। अगर राज्य राज्य स्तर पर कानून बनाना चाहती है तो राज्य सूची, और केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है, केंद्र सरकार के अधीन कानून बनने हैं, तो वो किसमें बनेंगे? संघ सूची में। देखो इसके पूर्व में विषय कितने थे? सभी का लिख दूंगा मैं, है ना, आगे। और वर्तमान विषय कितने हैं इसके? देखो पूर्व जो पहले, और वर्तमान मतलब प्रेजेंट में। तो ध्यान रखना कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए। ठीक है। अब बात करें इसकी, तो इसमें ध्यान रखना कि समवर्ती सूची में पहले थे 47, कितने थे? अब इसमें 52 हो गए। और राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। 66 और अब 61। ध्यान रखना, ये पूर्व में विषय, ये वर्तमान में, नीचे लिख रखा है मैंने। कितनी अनुसूचियां हो गई? 7। तो एक बार 7 तो उतारो, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हेलीकॉप्टर तो बंद कर दो, माथा नहीं दुखेगा तुम्हारा। हेलीकॉप्टर सब आवाज आ रही है इसकी। तो उसको तू बंद करिए, तू उसको बंद करी हुआ है। मेरे हाथ में जो था मैंने बंद कर दिया अभी। वो तेरे साथ वाला अर्श कैसे नहीं आया? क्यों? हो गया तो पढ़ना नहीं है? पापा आए थे। पापा को तो कौन मना कर सकता है भैया। क्या 50 तक उतार लोगे क्या, ताकि एक और पढ़ लें अपन? अभी संवैधानिक पद आया नहीं है, संवैधानिक पद आने के बाद में तो वही चलेंगे, अभी तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है। इतिहास बता दिया, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो चल रही है, उसके बाद में अपने जितने भी पद है, जो भी डिपार्टमेंट है वो एक एक पढ़ेंगे। और एसएससी वाले तो भैया घोट के पी लेना इन चीजों को, और रेलवे वाले ले भाई। ये 2 बार आ गई ये चीज, अनुसूचियों वाली, ध्यान रखना। कल परसों भी पढ़ाई थी शायद तुम्हें।
जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्य आते हैं उनको 7 बहनें बोला जाता है, ध्यान रखना, 7 सिस्टर। हो गया, 40 हो गई। आपने किस चीज का फॉर्म डाल रखा है अभी? आपने उसमें आएगी, लेबर असिस्टेंट में आएगी, ध्यान रखना। ज्योग्राफी या होम साइंस जिस बच्चे के पास है वो लगा सकता है। और सीधी 65-63 हजार रुपये तनख्वाह होगी अब 8वें वेतन के बाद। 20 हजार इसे उड़ा भी दोगे ना, 40 हजार बचेगा। बीस हजार का मतलब इसके दिमाग का इलाज करो भाई। 40 बचे, 8वां वेतन आ रहा है, ध्यान कर लो, तैयारी कर लो ढंग से। 20 हजार मिलेंगे 2 साल तक, फिर उसके बाद में बढ़ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर तो ये मान लो खत्म हो चुका है धीरे धीरे, कुछ ही नहीं है। आज से ज्यादा नहीं, 15 साल पहले जाओगे ना, हम कहते, कोई कहता था ना 15 या 20 साल पहले कि नौकरी कल फार्म भर, अरे काय का फार्म करता है, 500 रुपया, 5 हजार कमा लिया मैं। अब वही कहते हैं 500 रुपये प्राइवेट में मिल रहा है, 5 हजार गवर्नमेंट दे रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में कई चीजें हो गई ना, पहले नहीं था, लेकिन फिर भी फॉर्म कैसे भरते हैं ये नहीं पता था। हम ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, तब जाके हमें पता लगा था फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कैसे वहां डाक जाएगी, जिनमें से आधे की तो डाक आती ही नहीं थी हमारे पास। आज आरएस के तुम है ना जाके ऑनलाइन निकलवा तो लाते हो, पूरी सुविधाएं हैं। हमारे वाले टाइम में ना जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, वहां आईडी कार्ड दिखा के फलाना वलाना कर करा के फिर बाद में प्रिंट आउट लेके आते थे। और वो भी इस कागज पे नहीं, उनके खुद के अलग कागज आते थे अलग से, जिनमें बता दिया जाता फलाने आदमी का फलानी जगह मिलेगा। और राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट देखते थे ना, तो ये सिंधी गेट से घूम के ऐसे आते हो ना आप लोग, पुलिस लाइन, वहां पे बाहर चिपका हुआ होता था, वहां जाके देखना पड़ता था। आज तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं घर बैठे हैं। अरे ऐसे रिजल्ट देखने के लिए भी हमें होड़ मची रहती थी। आज तुम्हारा घर बैठे कॉलेज का तो आ रहा है, वहां तो लिस्ट लगती थी नोटिस बोर्ड पे कि कौन पास हुआ कौन नहीं, जैसे पुरानी मूवीज में देखते हो ना वैसे। वास्तव में टाइम वही था पढ़ने का और अपने जीवन को जीने। आज जितनी दुनिया आधुनिक हुई है ना, वो अपने आप में डूब गई, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहा। समस्या ये हो रही है, इसीलिए तो आजकल लोगों में धैर्य नहीं रहा। अपने आप को क्या है सहनसा समझने लगे, थोड़ी सी बात कह दो गुस्सा हो जाते हैं फट से, पहले वाला हंस के टाल देता था। तो देखो इसी बात पे अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ना उनका उल्लेख है। तो संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। ठीक, अब इसमें ध्यान रखना कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी, 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं,
14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में जो भाषाएं हैं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, वो उनकी संख्या बढ़ गई है 22। कितनी हो गई है? 22। आई बात समझ में? अब भाषाएं कौन कौन सी है उनके बारे में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं। अब 14 भाषाएं अगर मैं बोलूं तो सुन लेना। हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 हो गई। अब इसके बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये टोटल 22 हो गई। ध्यान रहेगी सभी को, याद रखना। तो उतार लो फिर इसको भी, मैं लिख देता हूं। देखो, मूल संविधान की भाषाएं लिखवा देता हूं। अरे रुक जा। हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, असमिया, उड़िया, पंजाबी। कौन सी? पंजाबी। कितनी हो गई? देखा, गिनो देखा। संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब वर्तमान में कौन कौन सी आई, कौन कौन सी जोड़ी गई? ध्यान रखना। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके अलावा जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये हो गई टोटल 22। ध्यान रखना, सिंधी 1967 में जोड़ी गई और कोंकणी, नेपाली ये 1992 सॉरी 1992 में, और ये सारी जो चार जोड़ी गई ये 2003 में जोड़ी गई है। ध्यान रखना, डेट भी बता दिया। ये 14 तो जब संविधान लागू हुआ उसी समय, बाकी बाद में 97 में सिंधी जोड़ी, 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी, और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई। आई बात समझ में? उतार लो। पहचान, एक फोटो ले ले इसके साथ, अनुसूची 8 के साथ। बड़ा कर दूंगे उसको थोड़ा, सही है? दिख रहा है? हम्म, ले इसके साथ। आगे ठीक है, सेंड कर दिया।